हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं वेव के तरंग के 5वें भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। 20 सेंटीमीटर लंबाई के पाइप का एक सिरा बंद है 430 हर्ट्ज आवृत्ति के स्रोत द्वारा। इस पाइप की कौन सी गुणावृत्ति विधा अनुनाद द्वारा उत्तेजित की जाती है कि यदि पाइप के दोनों सिरे खुले हों तो भी क्या यह स्रोत इस पाइप के साथ अनुनाद करेगा। वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन कह रहा है अ पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज क्लोज एट वन एंड विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप इज रिसोनेंटली एक्साइटेड बाई अ 430 हर्ट्ज सोर्स। विल द सेम सोर्स बी इन रिसोनेंस विथ द पाइप इफ बोथ एंड आर ओपन। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। चलिए बच्चों में क्या क्या गिवन है, आइए हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, जिसमें दिया है पाइप की लंबाई। पाइप की लंबाई, लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप कितना गिवन है। एल की वैल्यू कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से डिवाइड देंगे तो 0.20 मीटर आ जाएगा एल की वैल्यू ना। इसे हम 0.0 हटा भी सकते हैं, केवल 0.2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, हम लेट कर ले रहे हैं इसमें। लेट कर ले रहे हैं जो स्रोत की आवृत्ति है, स्रोत की आवृत्ति वो कितना है, फ्रिक्वेंसी ना, जिसे हम लोग बोलेंगे सोर्स फ्रिक्वेंसी। क्या बोलेंगे बच्चों, सोर्स फ्रिक्वेंसी हमने मान लिया nth है, एन टर्म मतलब एन टर्म है। ठीक है, और नॉर्मल फ्रिक्वेंसी मेरी क्या होगी वी वो 430 हर्ट्स गिवन है। ठीक है, गिवन है ये, जिसे हम लोग बोलेंगे बेटा समान आवृत्ति, सामान्य आवृत्ति। ठीक है, इसे इसको बोलते हैं नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या कह रहा है बच्चों, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़, उसके बाद हम बताने जा रहे हैं बच्चों बंद पाइप के लिए। बंद पाइप के लिए फॉर क्लोज्ड पाइप, तब फॉर्मूला क्या होगा, वी एन बराबर 2n-1 V/2L, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए कैसे, वी एन की वैल्यू कितनी है, हमें ये देखना है। यहाँ पर वी एन की वैल्यू कितनी देखा जाए, अगर हम यहाँ पर वी एन की वैल्यू गिवन है ये 430 इंटू 2n-1 वी की वैल्यू क्या है, स्पीड है। इसमें गिवन है जो ध्वनि की चाल है ना, ध्वनि की चाल क्वेश्चन में देखेंगे दिया रहेगा। ठीक है, ध्वनि की चाल वायु में, कहाँ पर, ध्वनि की चाल वायु में क्या, इसमें लिखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है बच्चों, ये होता है फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे कि अगर यहाँ पर v की वैल्यू कितनी गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 340 मीटर पर सेकंड, और 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना दिया है 0.2। अब इसी को हम इधर सॉल्व करने जा रहे हैं, आइए देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें, इसको मैं 0 से 0 कट कर सकता हूँ। ठीक है, अब आया क्या 43 इज इक्वल टू 2n-1 आया, और क्या बचा है 34, और डिवाइड में जब इसका मल्टीप्लाएंगे तो 2 जा 4, 0.4 आएगा। ठीक, अब इसका इधर मल्टीप्लाई, डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 43 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 2n-1 इंटू 34। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 2 हासिल लगा 1, 4 4 16 1 17, एक नंबर बाद डेसिमल लग जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 34 दूनी 68 n, और ये 34। ठीक है, अब ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 17.2 प्लस 34 इज इक्वल टू 68 n। अब इनको जोड़ेंगे
तो 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5, 5.2 इज इक्वल टू 68 एन। ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, फार्मूले में यहाँ 4 होता है, थोड़ा सा करेक्शन हो गया, सही कर लीजिएगा। फार्मूले में क्या होता है, यहाँ 4 होता है ना, तो ये 4 करेंगे तो 2 का और मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, तो इसमें 2 का और मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर और जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, क्योंकि जो होगा इधर जाएगा 2, 2 का और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब इसमें 2 का और मल्टीप्लाई पहले करेंगे फिर ऐड होगा ना, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गया। 7 दूनी 34, 34 34, देखो 7 दूनी 34.4, तो ये हो जाएगा 68.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब इसको हम कर ऐड, देखो अब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 दूनी 34, तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको सही कर दे रहे हैं, 7 दूनी 34.4 ये आएगा, 34 34 68, 68.4 आ जाएगा। अब अगर हम इसका डिवाइड देंगे 68.4 में डिवाइड जाएगा 68 इज इक्वल टू एन। बच्चों ये 4 है, यहाँ सही कर लीजिएगा, ये 4 है। ठीक है, अब ये 2 था तो 2 2 जा 4, इसको मैं अगर यहाँ 4 ना लिखना हो 4 तो ऐसे 4 लिख दो। ठीक है, अब इसको वही चीज़ है, इधर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया था, 4 2 जा 8 हो जाएगा, चाहे 8 कर दो चाहे वो जैसे वैसे कर दो। ठीक है, वही बात आएगा, क्योंकि यहाँ 4 लिखो चाहे 2 2 जा 4 तो बात एक ही है। तो एक 2 का मैंने मल्टी इसमें किया दिया था, अब दोनों का करोगे 8 हो जाएगा, करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन अपने हिसाब से, ये आंसर आएगा। तो बच्चों जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो मेरा आएगा 1.01 के आसपास, ऐसे कुछ एन की वैल्यू आएगी, तो इससे अप्रॉक्सीमेट 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1। ठीक है, अब इसके बाद हम फार्मूला लिखें जब दोनों सिरे खुले हों पाइप में, तब अब यहाँ लिखेंगे फॉर ओपन साइड, ओपन बोथ 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 साइड ऑफ पाइप। हाँ, अब इसमें लिखेंगे पाइप के पाइप पाइप के दोनों सिरे खुले हों। ठीक है, फॉर स्पीड ओपन पर ना, जब खुले हों तो के लिए ना, खुले पाइप के दोनों सिरों के लिए है ये। तब यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, देखिए वी एन इज इक्वल टू एन वी बटे 2L ये होगा। अब यहाँ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, अब यहाँ पर हमें निकालनी है एन की, यहाँ भी हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो वी एन कितना दिया है, 430, एन निकालना स्पीड और 340, 2L की वैल्यू कितना है 0.2। ठीक है, अब 2 2 जा 4, 2 2 जा देखो 0 0 कैंसिल, अब 2 से 2 17 हो जाएगा। अब ये 2 पॉइंट है ना, इसमें गुणा करेंगे 43.0.2 इज इक्वल टू 17 एन बचेगा इधर केवल। अब गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, एक नंबर बाद डेसिमल लग जाएगा। तो एन की वैल्यू अगर हम यहाँ निकालते हैं, एन की वैल्यू तो आएगा 8.6/17, क्योंकि ये डिवाइड में चला जाएगा। अब एन की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 0.5 के आसपास आएगा ना, अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा, डिवाइड देने पर अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, चूँकि कंपाउंड मोड की संख्या n को एक पूर्ण पूर्णांक होना चाहिए, दिया गया स्रोत खुले पाइप में अनुनाद कंपन उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा एक नंबर होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आइए बच्चों थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम लिखने जा रहे हैं कि चूँकि कंपन के मोड की संख्या इसे ना, या तो n लिख दो, n को एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, जो नहीं है इसलिए ठीक है, इसलिए पाइप में अनुनाद कंपन उत्पन्न नहीं करेगा, इसलिए पाइप में अनुनाद कंपन उत्पन्न नहीं करेगा, कंपन उत्पन्न
नहीं करेगा। बच्चों आइए इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन हम लिख दे। इंग्लिश में क्या करना है चाह रहा है, सिंस द नंबर ऑफ, हम शॉर्ट में द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन, ब्रैकेट में एन लिख दे रहे हैं, ठीक है, एन, ठीक है, एन हैज टू बी इंटीजर, ठीक है, द गिवन सोर्स डज नॉट प्रोड्यूस या प्रोड्यूस a resonant in a open pipe। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए। 18 नंबर, सितार के दो डोरियां ए तथा बी एक धागा गा स्वर बजा रही हैं तथा थोड़ी सी बांसुरी होने के कारण 6 हर्ट्ज आवृत्ति की विस्पंद उत्पन्न कर रही है। डोरी ए का तनाव कुछ घटाने पर विस्पंद की आवृत्ति घटकर 3 हर्ट्ज रह जाती है। यदि ए की मूल आवृत्ति 324 हर्ट्ज है तो बी की आवृत्ति क्या होगी। इंग्लिश में क्वेश्चन भी आप इसके स्क्रीन में पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन में लिख रहे हैं डोरी ए की आवृत्ति, डोरी ए की आवृत्ति ऐसे लिख लीजिएगा ना, फ्रिक्वेंसी होती है, इसको एफ ए से डिनोट कर सकते हैं, न्यू ए से 324 हर्ट्ज, न्यू भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ठीक है इतना। अब हमें निकालना क्या है, डोरी बी की आवृत्ति। आप पहले इसे इसको लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग ए, ठीक है। उसके बाद अब हमें फाइंड करना है। अब देखिए एक बात इसमें पहले, अब इसमें फाइंड क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। डोरी बी की आवृत्ति, डोरी बी की आवृत्ति है। अब यहाँ पर लिखिए डोरी बी की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग बी। देखिए बेटा एक फार्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूँ, एन बराबर मॉड ऑफ एफ ए प्लस माइनस एफ बी। अब देखिए ये जो एन है ये आपको गिवन है, कितना है, 6 हर्ट्स है। कितनी बच्चों, यहाँ एन की वैल्यू जो हमें दिया 6 है, 6 हर्ट्स दिया ना, तो ये है क्या यहाँ पर, ये भी एक वो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, समझ लीजिएगा। इसे एफ मान सकते हैं, या तो आप ना समझ में तो एन की जगह एफ भी मान लें, एफ बराबर ये एफ होता है, ठीक है, एफ मान लो चाहे एन मान लो। अब अगर इसे एफ की वैल्यू 6 है तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 324 प्लस माइनस एफ बी की वैल्यू निकालनी है, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेके सॉल्व करना। अगर हम पहले लिखेंगे फॉर प्लस ना, प्लस के लिए तो क्या होगा, 6 बराबर, ठीक है। अब देखिए मॉड है इसमें, तो अगर हम यहाँ प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं, जो भी लो, हम क्या ले लें इस बार, अब 6 है 324, ठीक है, प्लस एफ बी, अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दे रहे हैं
चलिए बच्चों, अब इसको भी लिख देते हैं। फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज विथ a decrease in the tension, ठीक है, टेंशन in a string, this is because frequency is directly proportional to the square root of tension, ठीक है। उसके बाद v प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये तो अभी हमने बताया था, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर दो। इस वजह से आपकी जो फ्रिक्वेंसी उत्पन्न होगी, द बीट फ्रिक्वेंसी कैन नॉट, तो ये मतलब ये जो है 318 होगी, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा किसी ध्वनि तरंग में विस्थापन निस्पंद दाब प्रस्पंद होता है और विस्थापन प्रतिबंध दाब निस्पंद होता है, ठीक है। आइए चलिए बच्चों, पहले इस इंग्लिश को आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इंग्लिश में क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है इन आ साउंड वेव, है ना, आ डिस्प्लेसमेंट नोड इज आ प्रेशर एंटी नोड एंड वाइस वर्सा। तो बच्चों आइए इसको हम पढ़ते हैं, आप लोग ज़रा देख लीजिए। एक नोड वह बिंदु है जहाँ कंपन का आयाम न्यूनतम होता है और दबाव अधिकतम होता है, और दूसरी ओर एक एंटी नोड वह बिंदु होता है जहाँ कंपन का आयाम अधिकतम और दबाव न्यूनतम होता है। समझ गए बच्चों? हमें यही बताना है कब निस्पंद कब विस्थापन निस्पंद दाब प्रस्पंद होता है, और कब विस्थापन प्रस्पंद और दाब निस्पंद होता है। समझ में आ गया ये? तो आइए इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़। क्वेश्चन क्या है बच्चों? A node is point where the amplitude of vibration is the minimum and pressure is the maximum। दाब जो होता है मिनिमम होता है, प्रेशर मैक्सिमम होता है, और ना ऑन द ऑर्डर हैंड ना एंड एंटी नोड इज अ पॉइंट। तो एंटी नोड जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम एंड प्रेशर इज मिनिमम होता है। उसका नोड का ये अपोजिट होता है, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। क्या कह रहा है बी नंबर क्वेश्चन में? आँख ना होने पर भी चमगादड़ अवरोधक की दूरी, दिशा, प्रकृति व आकार सुनिश्चित कर लेते हैं। ये हमें बताना है कैसे करते हैं। तो एक काम करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है चमगादड़ बहुत उच्च आवृत्ति वाली अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगें उत्सर्जित करता है। ये तरंगें बाधाओं द्वारा वापस अपनी ओर परावर्तित हो जाती हैं। अब एक चमगादड़ एक परावर्तित तरंग प्राप्त करता है और अपनी मानसिक इंद्रियों की सहायता से बाधा की दूरी, दिशा व प्रकृति और आकार का अनुमान लगाता है, ठीक है। ये इसका आंसर है बच्चों। और इंग्लिश में भी आपके स्क्रीन पर इसका आंसर है। क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। बैट्स emit very high frequency ultrasonic sound wave. These waves get reflected back toward them by obstacles. A bat received a reflected wave and estimate the distance, direction, nature and size of an obstacle with the help of its brain sense. The overtone produced by a sitar and violin and the state of these overtones are different. Hence, one can distinguish between the notes produced by a sitar and violin even if they have the same frequency of vibration। चलिए बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है, मैं बता दे रहा हूँ कि वायलिन तथा सितार, ठीक, वायलिन तथा सितार के स्वरों की आवृत्ति समान होने पर भी हम दोनों में उत्पन्न स्वरों में भेद कर लेते हैं। बेटा ये आइए बताते हैं कैसे। देखिए,
एक सितार और एक वायलिन द्वारा निर्मित स्वर और इन स्वरों की तीव्रता अलग अलग होती है, इसलिए एक सितार और एक वायलिन द्वारा निर्मित स्वरों के बीच का अंतर कर सकते हैं, भले ही कंपनों की आवृत्ति समान हो। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में भी आपकी स्क्रीन पर उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हम डी नंबर पर हैं। ठोस, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगों का पोषण कर सकते हैं, जबकि गैस में केवल अनुदैर्घ्य तरंगे ही संचरित हो सकती हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। तो बेटा इसको आइए देख लेते हैं। ये आपका डी नंबर क्वेश्चन है। कह रहा ठोस में अपरूपक गुणांक होता है, वेव है ना, करवर्तन तनाव को बनाए रख सकते हैं। चूंकि द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वे अपरूपण प्रतिबल के अधीन हो जाते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का संचरण इस प्रकार होता है कि यह माध्यम में अपरूपक प्रतिबल उत्पन्न करती हैं। ऐसे तरंग का संचरण केवल ठोस पदार्थों में ही संभव है, गैसों में नहीं। ठीक है, उसके बाद ठोस और द्रव दोनों के अपने अपने बल्क मॉडुलस होते हैं, वे कंप्रेसिव स्ट्रेस को बनाए रख सकते हैं, इसलिए अनुदैर्घ्य तरंग ठोस और तरल पदार्थों के माध्यम से फैल सकती हैं। ई नंबर क्या कह रहा है बच्चों, एक स्पंद वास्तव में, ई नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा परिक्षेपी माध्यम में संचरण के समय, ठीक है, निस्पंद की आवृत्ति विकृत हो जाती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके आंसर को देखना है। आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। एक स्पंद वास्तव में विभिन्न तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों का एक संयोजन है। माध्यम की प्रकृति के आधार पर ये तरंगें विभिन्न वेगों के साथ एक फैलाने वाले माध्यम में संचित करती हैं, इसलिए परिमाण तरंग स्पंद के आकार के विरूपक होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पर है।